Hey, what's up, guys? Welcome to the SST classes. And students, today we are going to have our next lecture on history. So, students, today we are going to read about the limit of civil disobedience movement. So, in the previous chapter, we read about the civil disobedience movements and how this movement got support from across the society, and how this how the events of civil disobedience movement took place. What were those events in the 1920s which set the stage for this movement? Today we are going to read about the limits of this civil disobedience movement. ओके, तो आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे. ऐसी क्या चीज़ें थी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, इतना पॉपुलर तो था, बट कौन कौन से ऐसे सेक्शंस थे जो उनसे दूर रह गए थे, और इसकी जो कमियां थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज कांग्रेस डिड नॉट गेट द पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम दलित्स. It did not support Dalits movement ardently because they do not want to upset the high caste supporter of Congress. So the first and the most important point was that Congress did not get an overwhelming support from the Dalits. It has its own Dalit supporters. It has its own, uh, it's based in Dalit supporters, but still it did not support the cause of Dalits ardently. Okay, and that's why, and the one of the reason was that they do not want to upset the high caste supporter in Congress. And one of the reason was that at that particular time, Congress was dominated by the upper caste society, just because, as we know, prior to the independence, most of those people who were educated and were great leaders hails from these classes. So they were very critical in the leadership of Congress. So that's why they do not want to upset the high class supporters. That's why they were there. Gandhiji has tried various methods to reach out to the Dalits, like he supported them. और उसके अलावा क्या, गांधी जी ने उनको एक दलित कहने के बजाय उनको एक नया नाम दिया, हरिजन. ठीक है, जो कि मतलब क्या है, गॉड्स पीपुल जिसे बोलते हैं, लोगों का भगवान के लोग, तो गॉड्स पीपुल, हरिजन उनको कहा गया. इसके अलावा क्या, गांधी जी ने जो मीनियल एंड सर्वाइल जो जॉब्स होती थी, लाइक झाड़ू पोछे मारना, मतलब सफाई करना, सड़कों की सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, ये सारे काम उन्होंने खुद भी किए, ताकि वो चाहते थे कि जो हाई क्लास के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो क्या करें, एक 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 कनेक्टिविटी बनाए किसकी तरफ, लोअर कास्ट के लोगों की तरफ. बट इतना कुछ होने के बाद भी क्या है, जो दलित से, दे वर ऑलवेज सस्पिशियस ऑफ द एजेंडा ऑफ कांग्रेस. वो हमेशा क्या है, कांग्रेस को सक्के निगाहों से देखते थे. एट दैट पर्टिकुलर टाइम सम ऑफ दलित लीडर्स इमर्ज्ड इन द होराइजन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. उनमें से एक जो बहुत बड़े नाम थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. और बी आर अम्बेडकर क्या है, हमेशा से ही वॉज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट द आइडियाज ऑफ कांग्रेस. उनको हमेशा क्या है, कांग्रेस के आइडियाज के बारे में क्या लगता था, डाउट होता था, उनको शक होता था. उनको लगता था कि कांग्रेस क्या कभी भी दलितों के लिए क्या है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहेगी. इसके अलावा क्या है, नाउ दीज ग्रुप्स ऑफ लीडर्स, दीज ग्रुप ऑफ दलित लीडर्स बिलीव दैट केवल ये सिंबॉलिक काम करने से या चीज़ों को करने से क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू लिबरेट द दलित. उनको लगता था कि दैट नाउ दलित आल्सो वांट सम रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स, सो दैट दे कैन गेट अवे विद द माइजरीज ऑफ द दलित. तो उनको लगता था कि अब क्या है, दलित को केवल सामाजिक जो काम होते थे, जो गांधी जी ने किया है, और जो कांग्रेस जो ट्राई भी कर रही थी उन तक पहुंचने की, अलग अलग तरीकों से रिफॉर्म लाने की, उनको कहा कि केवल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म जरूरी नहीं है, इट आल्सो नीड सम पॉलिटिकल रिफॉर्म. सो पॉलिटिकल रिफॉर्म मीन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से दे बिलीव नाउ इट इज हाई टाइम दैट दलित ऑफ दिस कंट्री शुड रिप्रेजेंट देमसेल्व्स पॉलिटिकली. एंड तभी क्या है, कोई जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है उसका, जो असमानता है इंडिया में, उसको दूर किया जा सकता है. Next important point, next important limit that we can attribute to the civil disobedience movement was the alienation from Muslims and proximity to Hindu religious nationalist groups like Hindu Mahasabha. So after 1920s, especially after the failure of non-cooperation movement, there was a wide rift between Congress and Muslims. Now in 1927 they tried to renegotiate with each other, but
in 1920s, Congress was somewhere close to the religious Hindu groups like Hindu Mahasabha. This alienated Muslims from the Congress, and at the same time Muslim League was gaining popularity across the country. ठीक है, and in this scenario Muslims were alienated from the civil disobedience movement, and hence they did not supported ardently to the Congress. Next was the denial to the demand of reserved seats for Muslims in central and provincial assembly. Now Dr. Muhammad Ali Jinnah was agreed to the point that okay, we don't want separate electorate as it was mentioned in the 1909 Montemillo Act, but he believed that there should be some reserved seats for the Muslims in Muslim dominated areas, okay, especially in the minority dominated areas. So he believed there should be some reserved seats for them. So कांग्रेस भी इस बात के लिए मान गई थी, बट इवेंचुअली जो हिंदू महासभा के जो एक मेंबर थे आर जयकर, उनके इंटरप्शन के कारण क्या ये ऑल पार्टी मीटिंग जहां पर हुई थी उसमें ये बिल पास नहीं हो पाया, एंड इसके बाद क्या कांग्रेस जो मुस्लिम्स थे क्या है वो हमेशा क्या है कांग्रेस को सकबरी निजाम से देखने लगे. मतलब कोशिश ये की गई थी, इट वाज बिलीव्ड कि वहां पर एक कोशिश की गई थी. मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ठीक है, मतलब मीन्स वी आर रेडी टू गिव अप अवर सेपरेट इलेक्टोरेट एजेंडा. मतलब कि उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता था, दैट मीन्स कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब लोग चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर क्या है रिजर्व सीट्स होंगी, मतलब वहां पर केवल मुस्लिम्स चुनाव लड़ेंगे, एंड मुस्लिम्स तो चुनाव लड़ेंगे केवल, साथ ही साथ क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि वोटर्स भी केवल मुस्लिम्स होंगे. उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाला कोई भी हिंदू और अदर कास्ट का वोटर्स क्या है, अदर रिलीजन का वोटर क्या वहां पर वोट भी नहीं कास्ट कर सकता. दैट वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ठीक है हम इस बात को छोड़ देंगे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, बट वी वांट रिजर्व सीट्स इन माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज. ठीक है, और वो सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों असेंबलीज में या दोनों काउंसिल्स में क्या उनको रिजर्व सीटें चाहिए थी. कांग्रेस उनकी इस बात के लिए तैयार थी, बट हिंदू महासभा के विरोध के कारण क्या ये चीज पास नहीं हो पाई, एंड नाउ मुस्लिम्स दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कांग्रेस एंड दे started getting away from the Congress. Now the fourth point was the apprehension of the Muslim leaders. So there were a pool of Muslim leaders who believed that after independence it will be a Hindu dominated area, and in that Hindu dominated nation the interest of minority will remain negligible. ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, and nobody will pay the interest to the nobody will pay the interest to the demands of minorities. So they were very apprehensive about their future in India. So that was also one of the reason Congress did not get any support from the Muslims in civil disobedience movement. इसके अलावा और limitations हम दो limitations हम already पढ़ चुके हैं. We have read two limitation already. एक limitation जो हमने देखा था, एक तो जो peasants वाला था, ठीक है, जो पीजेंट्स ने सपोर्ट्स नहीं किए थे, वो जो हम ऑलरेडी हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं. ओके, लैंड लॉर्ड्स का जो केस था कि 1931 में जब मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है, देन जब रीलॉन्च किया जाता है तो इतने इंथुजियास्टिक नहीं थे. इसके अलावा जो वर्कर्स की जो इंडस्ट्रीज के साथ जो एक प्रॉक्सिमिटी थी कांग्रेस की, ठीक है, जो उनके साथ नज़दीकी थी, तो इसके कारण के जो वर्कर क्लास था दैट रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. केवल नागपुर रीजन जो था वहां पर क्या है ये मूवमेंट जोरों से चला, अदरवाइज अदर एरियाज रिमेन अलूफ फ्रॉम दिस मूवमेंट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पूना पैक्ट. सो द पूना पैक्ट हैपेंड बिटवीन गांधीजी एंड डॉक्टर अंबेडकर इन 19 September 1932. Dr. Ambedkar wants separate electorate for the depressed class. Gandhiji persuaded Dr. Ambedkar for the reserved seats in central and provincial assembly, but they were to be voted by general electorate. Eventually, Dr. Ambedkar agreed to the proposal of Gandhiji. So, in 1932, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे he was Ramsay MacDonald, and he announced a communal award. Okay, according to that communal award, depressed classes in India, now whom we call Dalits today, so depressed class in India were to get separate electorate in country.
in provincial and central councils. Now, Dr. Ambedkar hailed his decision, but Congress opposed this decision. Now, there were negotiations between Gandhiji and Ambedkar, which happened in Pune in 1932. Okay, so Gandhiji persuaded Ambedkar ji that okay, we will give you reserve seats, but we don't believe in this separate electorate as it will weaken the cause of freedom against the Britishers. So ultimately, Ambedkar ji had to give up his demand, and he agreed to the uh, प्रपोजल गिवन टू हिम बाय द गांधी जी. तो मतलब कहने का मतलब ये था कि 1932 में एक रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं कि हम क्या दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे. मतलब जो आपको मैं पहले ही समझा दूंगा, विच आई हैव अर्लियर मेंशन्ड यू, व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट सॉरी. तो सेपरेट इलेक्टोरेट में अम्बेडकर उसका फेवर करते हैं, बट गांधी जी उसको अपोज करते हैं, एज ही बिलीव कि इसके कारण क्या है, जो जनता है वो आपस में बढ़ जाएगी एंड इट विल डिसइंटीग्रेट द नेशनल मूवमेंट. तो इससे क्या है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, नेशनल मूवमेंट बिखर जाएगा. सो ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश यूनाइटेडनेस इन इंडिया, क्या सबको एक साथ काम करना पड़ेगा. तो इसीलिए वो अम्बेडकर जी को परसुएट करते हैं, उनको बहुत समझाते हैं, एंड अल्टीमेटली अम्बेडकर जी को उनकी बात माननी पड़ती है. एंड 1952 में अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच क्या है, एक पूना पैक्ट होता है, दैट इज नॉन एज द पूना पैक्ट इन history. Okay, now the next point, important point, is the sense of collective belongingness. So as we have already read in the first chapter, and nationalism in Europe, that collective belongingness is something which is very essential part of the nationalism. Okay, and you can say that without collective belongingness there could be no nationalism in any country. So first thing that which gave us a sense of national collective belongingness was the united struggle against the British. So first was that we all, as an Indian, we all were fed up with the oppressive rule of Britishers. Okay, oppressive and discriminatory rule of Britishers. So we were all united against the Britishers. We all want freedom from the Britishers. Okay, just because they encroached upon our land. Okay, they finished our small industries. At the same time, they also depreciated our culture. So that's why we want freedom from them, and there was a united struggle against the Britishers. So that was the first part. Second was this history and fiction, folklores and songs, popular prints and symbols all played a very important part in the making of nationalism. So as we have seen in the European case, same thing was with the Indians. जो folklores थे, अलग अलग एरियाज में जो folklores थे, उनको रिपीटेडली गाया गया, उनको प्रचार किया गया उनका, ठीक है, उनको प्रिजर्व किया गया, सो दैट दैट कुड मेक अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. इसके अलावा क्या है, जो फेस्टिवल्स थे उनको प्रमोट किया गया अलग अलग रीजन्स में. जो आप पढ़ोगे बाल गंगाधर के तिलक के बारे में, उन्होंने क्या है, गणेश महोत्सव वगैरह, ये जो सारी चीज़ें आज की डेट में हम मनाते हैं, ये दीज थिंग्स वर स्टार्टेड बाय दी अम्बेडकर इन 1893 एंड 96 अराउंड. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो उन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को प्रमोट किया, ठीक है. इसके अलावा जो प्रिंट्स थे, मतलब बड़े नई नई बुकें लिखी गई, कई जर्नल्स लिखे गए, ठीक है. नेक्स्ट वॉज दी भारत माता एंड वंदे मातरम. तो इन 1870s वंदे मातरम वॉज रिटन इन आनंद मंड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. ओके, और उन्होंने जब इसको लिखा, सो दिस बिकम द सिंबल ऑफ द नेशनलिस्टिक मूवमेंट. जितने भी मूवमेंट्स, जितने भी इंडियंस रेवोल्यूशनरीज थे या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, it became a very potent tool for them to express their love to mother India. तो वंदे मातरम मतलब भारत माता की जय, कि माँ को, हम नेशन को क्या एक माँ के फॉर्म में देखते हैं, एक मदर के फॉर्म में देखते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट हिम हर, एंड वी कैन सेक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर दी मदर इंडिया. भारत माता का एक पोर्ट्रे बनाया गया, जो सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, एंड आफ्टर दैट इट वॉज मेड बाय द अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आप देख सकते हो बुक में भी उसको दिखाया गया था, पिक्चर विच इज पेंटेड बाय द अविंद्रनाथ टैगोर. इसके अलावा क्या नेशनल फ्लैग बनाया गया, जो सबसे पहले जो भिकाजी कामा थी, उन्होंने इसको बनाया था 1907 में. उसके बाद क्या है, और कई टाइप के फ्लैग्स बनाए गए. सो दिस फ्लैग्स इंस्टेटेड द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस.
इसके अलावा क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट काम था, दैट वाज द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया, जस्ट बिकॉज आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स गुफ्ड ऑन आवर हिस्ट्री, मतलब वो हमारे इतिहास पे हंसते थे, हमको बेवकूफ बोलते थे, दे यूज्ड टू कॉल अस फूल, यू नो, निमकॉम्पूप, एज आई हैव अर्लियर मेंशन्ड यू इन द क्लासेस. ओके, सो दे यूज्ड टू कॉल अस फूल, एंड उनको हम ऐसा लगता था कि मूर्ख टाइप के हैं. बट देन many books were written and it was told that before the arrival of the colonial rule, India was a prosperous land, prosperous and rich land, which was rich in culture, heritage, science, reasoning. And after the arrival of the colonial rule, all those things has vanished. So there was a reinterpretation of history. Jawaharlal Nehru wrote the book my discovery of India. So in these books, Indian history was reinterpreted and it showed us a glorious past of our nation. At the same time, many other writers like Rabindranath Tagore has written some ballads which were sung around the Bengal, and it accumulated a sense of collective belongingness in the people. So many writers, painters, and poets, they came all together and formed this cultural belongingness into the Indians. Okay, so this was how we cultivated a sense of collective belongingness in our nation. Okay, so this was all for today, and this is the end of the chapter 2. And as we have seen already, as I've seen what were those factors which played an instrumental role in the nationalistic feeling in India and the nationalism. And we also read about the nationalistic and national events which took place in the 1920s and 30s. So now we will read the next chapter next week. So till then, have a great day.